हाँ तो बच्चों देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का वो है असहयोग आंदोलन। बच्चों जब हमारा रोलेट एक्ट सत्याग्रह असफल हो गया, उधर मुस्लिम समुदाय अपने खलीफे की शक्तियों के लिए लड़ रहे थे। उसी दौरान महात्मा गांधी जी ने ये मन बना लिया कि हमें खिलाफत आंदोलन के साथ साथ हिंदू मुस्लिम को एक होकर के एक जगह मिलकर के एक मुद्दे के लिए लड़कर के एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करना है और जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। तो बच्चों इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को मैंने कई स्टेप में बांटा है। इसमें यह है कि भाई क्यों किया गया, उद्देश्य क्या था इसका, क्या क्या चरण थे, क्या क्या किया गया इसमें। फिर एक आ जाता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुए थे उसका क्या कारण था, कौन कौन से अधिवेशन इससे संबंधित थे, आंदोलन से किस किस ने इसमें भाग लिया और कब जाकर के इसकी समाप्ति हुई और क्यों हुई। तो कई बातों में इसको बांट करके, भागों में बांट करके हम इसको पढ़ेंगे। तो जो हमारा असहयोग आंदोलन है वो जनवरी 21 से लेकर के और फरवरी 1922 तक चला बच्चों। जनवरी 21 से लेकर के फरवरी 22, लगभग एक साल पूरा चला। तो बच्चों असहयोग आंदोलन का सीधा सीधा अगर हम अर्थ निकालें तो सहयोग नहीं करना। अब सहयोग किसका नहीं करना? ब्रिटिश प्रशासन का। भारतीय लोगों को ब्रिटिश शासन का सहयोग नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन बात यह है, किताब में ये लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाया गया, क्या मकसद था इसका। ये बात दिमाग में आई क्यों कि हम असहयोग आंदोलन शुरू करें। तो बच्चों बात ये थी कि कहीं ना कहीं जब ब्रिटिश शासन ने अपने पैर जमाए थे भारत में, तो कहीं ना कहीं भारतीयों के सहयोग से ही जमाए थे। भारतीयों के सहयोग की वजह से ही उन्होंने हमारे यहां पर अपने पैर जमाए। तो दिमाग में ये बात आई कि अगर हम हमारे सहयोग को, जो सहयोग हमने उनको दिया यहाँ पर स्थापित करने में, उनको यहाँ जगह देने में, उनको यहाँ जमाने में, अगर उसी सहयोग को हम वापस ले लें उनसे, तो साल 2 साल में या साल 6 महीने में अंग्रेजी प्रशासन की नींव उखड़ जाएगी, इनकी नींव ढह जाएगी। ये हमारे दिमाग में बात आई और हमने असहयोग आंदोलन शुरू किया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन क्यों किया गया, असहयोग आंदोलन, तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि हमको पता था कि भारत में अंग्रेजी सरकार की, अंग्रेजी हुकूमत की जो नींव जमी थी वो भारतीय लोगों के सहयोग के कारण ही जम पाई थी। अगर हम उसी सहयोग को वापस ले लेते हैं, उनके साथ असहयोग करना शुरू कर देते हैं, उनका सहयोग करने से मना कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि अंग्रेजी शासन की नींव उखड़ जाएगी, उनका किला ढह जाएगा। ये हमको उम्मीद थी और इसी उम्मीद के सहारे हमने ये आंदोलन शुरू करने का मन बनाया। तो इसका जो कारण था, क्यों शुरू किया, वो हमने जान लिया कि भारतीयों के सहयोग से ही ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी और अगर हम उसी सहयोग को वापस ले लेते हैं तो ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। ये हमारे दिमाग में था। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन, 2 अधिवेशन हुए थे जिसमें असहयोग आंदोलन की बात की गई थी। दोबारा सुनिए बच्चों, असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे जिनमें असहयोग आंदोलन के बारे में बात की गई थी। पहला हुआ सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में, शुरुआत होने से पहले ही। उसमें सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं से ये विचार विमर्श किया कि हमें आजादी तो पानी है,
और आजादी पाने के लिए हमें हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठना है। अब हमको एक अखिल भारतीय स्तर पर, बड़े स्तर पर, पूरे भारत देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन शुरू करना है और जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। उसकी रूपरेखा तैयार की और इस अधिवेशन में बाकी अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं की सहमति उन्होंने ले ली, महात्मा गांधी जी ने। फिर हुआ अगला दिसंबर 1920 में। नेक्स्ट जो ये हो गया पहला। दूसरा दिसंबर 1920 में हुआ, उस जो स्वीकृति दी थी महात्मा गांधी जी ने आंदोलन में सितंबर 1920 में, वो स्वीकृति के बाद अब दिसंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में उस पर मोहर लगा दी गई कि क्या क्या काम होगा, कब आंदोलन शुरू करना होगा। उस स्वीकृति के साथ साथ शुरू करने की स्वीकृति पर उस पर मोहर लगा दी गई। कहने का मतलब ये हुआ, तारीख फिक्स कर दी गई कि तब शुरू करेंगे, ऐसे शुरू करेंगे। तो 2 अधिवेशन हुए कांग्रेस के इस आंदोलन से संबंधित। पहले में स्वीकृति ली गई और दूसरे में स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई, शुरू करने की तारीख निश्चित कर दी गई। कहने का मतलब ये हुआ। इसके बाद बच्चों चरण से मतलब यहाँ पर यह है कि असहयोग आंदोलन जो है हमारा, उसमें हमने क्या क्या भूमिका बनाई, क्या क्या उद्देश्य रखे, क्या क्या कार्य ऐसे रखे जो हमको करने थे या नहीं करने थे। तो वो जो कदम जो हमने फिक्स किए कि हमको क्या क्या कदम उठाना है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, तो उसमें क्या था कि भाई जो हमको अंग्रेजी प्रशासन ने, अंग्रेजी सरकार ने जो हमको पदवियां दी हैं हमारे विभिन्न कामों पर, कारनामों पर, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया उन्होंने, चाहे उनका उद्देश्य क्या कुछ भी हो, जो पदवियां हमको दी थी उनको हमें वापस लौटाना था। सबसे पहला काम यह था कि जो पदवियां हमको मिली थी वो हमको वापस लौटानी थी, पहला काम। सरकारी नौकरी छोड़नी थी। जो जो भी भारतीय अंग्रेजी प्रशासन में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे वो वकील है, चाहे कोई वो क्लर्क है, उन सबको अंग्रेजी सरकार की सभी नौकरियों को छोड़ना तय हुआ था। क्योंकि नौकरी जब हम छोड़ेंगे तो काम किससे करवाएंगे? काम तो उनका हम ही संभाल रहे थे। तो हम उनका काम करना बंद कर देंगे तो काम कौन करेगा? उनके प्रशासन कैसे चलेगा प्रशासन? तो ये हमारा उद्देश्य था कि उनके काम को ठप किया जाए। सेना की नौकरी, पुलिस की नौकरी, अदालत, टीचर, इस सभी नौकरियों को हमने छोड़ने का मन बनाया कि ये सारी नौकरी हमको छोड़नी है और सबने इसमें भरपूर सहयोग किया। छात्रों के द्वारा स्कूल को छोड़ना, छात्रों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। जब उनके स्कूल कॉलेज में हम पढ़ेंगे नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, तो स्कूल कॉलेज किस लिए छोड़े जाएंगे, चलाए जाएंगे? तो स्कूल कॉलेज में जाना छात्रों ने बंद कर दिया। चौथा काम जो था, ये बहुत महत्वपूर्ण था बच्चों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया हमने। कोई भी आइटम, कोई भी सामान विदेश में बना हुआ, खासतौर से इंग्लैंड में बना हुआ, हम नहीं खरीदेंगे, उनका उपयोग, उसका यूज हम नहीं करेंगे। ऐसा हमने निश्चित किया इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। हमने विदेशी कपड़ों को जलाया, उनकी होली जलाई, उनका बहिष्कार किया कि आज के बाद नहीं खरीदेंगे, और हमने अपने भारत देश का बना हुआ खादी कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें जो विदेश से आ रही थी हमारे यहाँ पर, उनका उपयोग कर रहे थे हम, उनको हमने खरीदना बंद कर दिया, उनका उपयोग करना बंद कर दिया। और एक हमने ये भी फिक्स किया, ये भी निश्चित किया कि अब इसके बाद एक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। सविनय, विनय के साथ, विनम्रता के साथ, अवज्ञा, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना। वो हमको आदेश देंगे लेकिन उनका आज्ञा का पालन हमको नहीं करना, ऐसा भी संबंधित कुछ एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये भी हमने एक उसमें बात रखी। तो ये चरण थे, ये काम हमको करने थे या नहीं करने थे, इन कामों पर हमने खास फोकस किया। सभी टीचर्स को बोला गया आप स्कूल में पढ़ाने नहीं जाओगे, सभी वकीलों को बोला गया कि आप कोर्ट में केस लड़ने नहीं जाओगे। इस तरह से कदम हमने उठाए। अब
इस आंदोलन में भाग लेने वाले समूह, बच्चों शहरों में लगभग सभी मध्यम वर्ग ने सबने सहयोग दिया। भारतीय लोग मध्यम वर्ग में आ रहे थे ज्यादातर। विद्यार्थी, वकील, शिक्षक, सेना में नौकरी करने वाले सभी कर्मचारी, बाबू, यहां तक कि व्यापारी समुदाय जो भी थे, भारतीयों ने सबने इसमें सहयोग लगभग दिया अपना। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें हम गांव में, तो किसान, मजदूर और बागान मजदूर, बाग में जो काम करते थे उनको बागान मजदूर कहा जाता है, चाय के बागान में, चाय के बागों में, तो उन्होंने भी इसमें अपना भरपूर सहयोग दिया। बच्चों एक गिरमिटिया मजदूर शब्द हमारी किताब में यहाँ पर इस चैप्टर में आया है, उस पर भी बात कर लेते हैं साथ साथ। गिरमिटिया मजदूर जो है वो मजदूर है जो एग्रीमेंट के सहारे, एग्रीमेंट करके, एग्रीमेंट के बल पर विदेशों में जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह, इनमें एग्रीमेंट के बाद भेजे जाते थे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, और बाद में समय के चलते चलते उस एग्रीमेंट को ही गिरमिट कहा जाता था, कहा जाने लगा। और जो मजदूर ऐसे एग्रीमेंट के साथ विदेशों में काम करने जाते थे, उनको वापस आना बहुत मुश्किल होता था। एग्रीमेंट कैंसिल करना नहीं होता था, कैंसिल नहीं कर सकते थे अपनी इच्छा से, तो गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे वो लोग जो मजदूरी करने एग्रीमेंट के सहारे विदेश में जाते थे काम करने के लिए। वो एग्रीमेंट जब तक कैंसिल खत्म नहीं होगा, जब तक वो अपने घर पर वापस नहीं लौट सकते थे, तो ऐसे एग्रीमेंट या जो मजदूर थे उनको गिरमिटिया मजदूर कहा गया, क्योंकि एग्रीमेंट को एक गिरमिट कहा जाता था और इसलिए उन मजदूरों का नाम पड़ा गिरमिटिया मजदूर, ध्यान रखें। तो इन्होंने भी हमारा सहयोग दिया इसमें। अब है आंदोलन के दोहरे लक्ष्य। बच्चों असहयोग आंदोलन का डबल फायदा था। डबल फायदा क्या था? असहयोग आंदोलन में सबसे पहली बात तो ये थी कि हमने स्वराज के लिए एक मत बनाया, स्वराज के लिए हमने सभी को इकट्ठा किया, स्वराज के लिए हमने मन बनाया। और दूसरा फायदा यह था कि असहयोग आंदोलन के स्वराज के बहाने हिंदू और मुस्लिम में एकता बढ़ी, एकता कायम करने का हमको मौका मिला, क्योंकि महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाना चाह रहे थे, एक बहुत बड़े अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन बनाना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर खास ध्यान दिया, उनको एक जगह एक सूत्र में बांधना उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया। और स्वराज के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता को ही यहाँ पर दोहरा लक्ष्य कहा गया कि स्वराज तो हमको मिलना ही था, उसके लिए तो हम लड़ ही रहे हैं, साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता भी कायम हो गई। इसलिए इसको हमने कहा कि इस आंदोलन से हमको दोहरा फायदा हुआ। बच्चों इसका अंतिम जो हमारा पॉइंट बचा है वो है इसकी समाप्ति। देखिए फरवरी 1922 में चौरी चौरा नाम की जगह पर हिंसक घटना बढ़ गई, इतनी हिंसा बढ़ गई कि लोगों ने आगजनी कर दी, जिंदा फूंक दिया लोगों को, थाने में आग लगा दी। और इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। और इस हिंसक घटना की वजह से ही महात्मा गांधी जी को ये असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा फरवरी 1922 में। तो बच्चों ये कई चरण में हमने आज असहयोग आंदोलन पढ़ा, इससे पहले हमने खिलाफत आंदोलन पढ़ा, और अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। धन्यवाद।